डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार आज जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है इकोलॉजी एंड ह्यूमन फ्यूचर। वैसे ये टॉपिक इन जनरल अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बीएससी पार्ट 3 का थर्ड पेपर है, पर वैसे अगर देखा जाए एजुकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये एमएससी के स्टूडेंट्स और इन जनरल पब्लिक के लिए भी बहुत यूजफुल है, क्योंकि जो इकोलॉजी है वो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और ये जो सब्जेक्ट है इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमारे जो बीएससी के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक इन्वायरमेंट के नाम से एक कंपलसरी सब्जेक्ट रखा गया है। और इस कंपलसरी सब्जेक्ट जो है उसमें सभी को पास होना जरूरी है। इसके पीछे मकसद सिंपली ये है कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है और इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन की जो समस्या है उसके बारे में बच्चों को सेंसिटिव बनाना और जागरूकता लाना और एक बेटर एनवायरनमेंट कैसे लाया जा सकता है इसके बारे में बच्चों को एजुकेट करना। तो ये जो टॉपिक है वो इकोलॉजी एंड ह्यूमन फ्यूचर, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि इकोलॉजी होती क्या है। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट एंड अदर ऑर्गेनिज्म। इसको अगर हिंदी में सरल भाषा में समझें तो इसका मीनिंग ये है कि ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है इकोलॉजी, जिसमें जो लिविंग बींग्स हैं वो अपने इन्वायरमेंट में या जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं और अपनी लाइफ को लीड करते हैं प्रॉस्परस मैनर में। ये एक हेल्दी इकोलॉजी की डेफिनेशन है। अब क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज गुड इन्वायरमेंट। तो गुड इन्वायरमेंट, अर्थ इज ओनली प्लेनेट वेयर ऑल सॉर्ट ऑफ लाइफ इज एग्जिस्टिंग एंड फ्लरिशिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा अर्थ जो प्लेनेट है उस पर लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग दोनों तरह के का आपका कंपोनेंट है। उस कंपोनेंट में लिविंग है वो प्लांट साइंस के भी हैं और एनिमल साइंस भी है उसमें। तो प्लांट्स और एनिमल जो है लिविंग कंपोनेंट बनाते हैं। तो वो जो है हमारा जो अर्थ प्लेनेट है उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि जिसमें वो सस्टेन कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें और फ्लरिश कर सकें। तो ये एक गुड इन्वायरमेंट किसी भी क्रिएचर के लिए, लिविंग क्रिएचर के लिए होता है। गुड इन्वायरमेंट सपोर्ट्स द लाइफ वेदर इट इज प्लांट और एनिमल और ह्यूमन लाइफ। इसका मतलब अगर हम समझें हिंदी में या सरल भाषा में तो इसका मतलब ये है कि जो अच्छा इन्वायरमेंट होता है वो प्लांट और एनिमल लाइफ और ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है। नेचर डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन लिविंग बीइंग। जैसे हम जानते हैं कि जो नेचर है, मदर नेचर है, वो किसी भी लिविंग बीइंग में, चाहे वो प्रोटोजा हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे कोई और दूसरा एनिमल हो या प्लांट हो, उसके बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है, किसी को प्रेफरेंस नहीं देती है, वो सबको जस्ट ट्रीट करती है। तो नेचर जो है सबको नर्चर करती है और सबके लिए प्लेस है नेचर में। Rather it nurture its creatures, nature provides good shelter, all necessary support to perform life activity। जैसा मैंने आपको बताया कि ये नर्चर करती है, नेचर जो है वो नर्चर करती है और सभी को फूड, शेल्टर और नेसेसरी सपोर्ट लाइफ की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए प्रोवाइड करती है। नेचर हैज प्लेस फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। नेचर इज कंपोज्ड और लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, ये मैंने आपको उसकी डेफिनेशन में भी बताया है। व्हाट मैन हैज डन टू नेचर, यानी हमारा जो, अगर हम देखें कि मनुष्य ने क्या किया है नेचर के लिए, कई बार हमें ये महसूस होता है कि वी आर वेल डेवलप्ड, हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा डेवलप्ड, ह्यूमन इज ऑन टॉप ऑफ लेडर ऑफ इवोल्यूशन। यानी आप इवोल्यूशन की श्रेणी, इवोल्यूशन को देखें तो और उसकी लैडर को देखें तो ह्यूमन जो है उसके टॉप पर है। टॉप पर इस वजह से है कि वो डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा आगे है और उसका ब्रेन सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। तो ह्यूमन जब इतना ज्यादा देखा जाए कि डेवलप्ड है और टॉप पर है, तो नेचर जो है ये एक्सपेक्ट करती है कि उसको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है और सबको साथ लेके चलना है, सभी क्रिएचर्स को, नेचर के जितने भी क्रिएचर्स हैं उनको सबको, सबके लिए रहने लायक बनाना है, लिवेबल बनाना है।
लेकिन दिस डेवलप्ड ब्रेन हैज डिस्ट्रॉयड द इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ। लेकिन मनुष्य के दिमाग में ये चीज बैठ गई है कि जो नेचर है वो कंप्लीटली, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, तो नेचर की सारी चीजें उसके लिए है। ह्यूमन इज एनहांसिंग इट्स कंफर्ट डे बाय डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट। और ह्यूमन जो है वो अपने कंफर्ट को बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ को और कंफर्टेबल बनाने के लिए, जिसे कहना चाहिए, वो एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ऑल काइंड ऑफ पॉल्यूशन हैज रीच टू द सीवियर एंड डेंजरस लेवल। इससे क्या हुआ है कि पॉल्यूशन लेवल है, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूशन से वो काफी सीवियर लेवल में पहुंच गए। रादर वी शुड से दैट कि डेंजरस लेवल तक पहुंच गए। मेगा सिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट इन ए लिवेबल कंडीशन। अगर वर्ल्ड के सिटीज की अगर आप जिसे कहना चाहिए कि पॉल्यूशन स्टडीज देखें, तो ज्यादातर जो सिटीज हैं वर्ल्ड के, जो बड़े सिटीज हैं, मेट्रो सिटीज हैं, तो वो एक लिवेबल कंडीशन में नहीं है। वहां पर आप एक अच्छी लाइफ नहीं जी सकते हैं, बल्कि आपका एक सफोकेटिंग माहौल हो गया, जहां सांस लेना भी मुश्किल हो गया। वी आर फेसिंग ऑल सॉर्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। हम जो देख रहे हैं कि जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो इकोलॉजी है, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई है। और सभी तरह के पॉल्यूशन जो है वो जो है उत्पन्न हो गए। और ये पॉल्यूशन अगर हम कैटेगराइज करें तो इसमें से कुछ हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है। एयर को तो हमने पूरी तरह से पॉल्यूट कर दिया है, और कुछ सिटीज में तो अगर आप वहां पर निकलेंगे तो सांस लेना या मास्क लगाना बहुत जरूरी हो गया। और कई जगह तो ये देखा जाएगा कि ऑक्सीजन पार्लर बना दिए गए कि जहां से आप जो है कुछ फ्रेश ऑक्सीजन ले सकें। तो एयर इतनी ज्यादा पॉल्यूट हो गई है। वाटर पॉल्यूशन है, तो वाटर पॉल्यूशन भी बहुत ही डेंजरस लेवल पे पहुंच गया। हमने सारी नदियां पॉल्यूट कर दी हैं। ड्रिंकिंग वाटर है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो गया है। सॉइल पॉल्यूशन देखें तो सॉइल पॉल्यूशन भी बहुत सीरियस लेवल पे बढ़ गया है। नॉइज पॉल्यूशन, जिसमें खास तौर से उसके जो मेन सोर्सेज हैं वो ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक इतना ज्यादा ये बड़े सिटीज में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उससे नॉइज पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, और हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम हमको हो रही है। वी हैव डिस्ट्रॉयड द हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज। इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो मैंने आपको ऊपर लिस्ट किए हैं पॉल्यूशन, उससे कई जो स्पीसीज हैं जो रहती थी अर्थ पर, वो उनको हमने डिस्टर्ब कर दिया, और वो कुछ तो उसमें से एक्सटिंक्ट हो गई है। मिलियंस ऑफ पीपल आर डाइंग ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एवरी ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसकी ये कई स्टडीज ऐसी, रिसर्च स्टडीज ऐसी हुई हैं कि जो लाखों लोग हैं वो पॉल्यूशन से होने वाले समस्याओं से बीमार पड़ रहे हैं और मर भी रहे हैं। और ये एक बहुत सीरियस इशू है जिसे देखा जाए उससे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से बीमार होता है, पॉल्यूटेंट से बीमार होता है, तो उसको डायरेक्ट कॉज को रिलेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक तरह से जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट है उनको जिम्मेदार ठहराना एक किसी भी एजेंसी को, किसी भी पर्सन को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि जितनी भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वो बच के निकल जाती हैं। वर्ल्ड लीडर्स आर इन्वॉल्व इन दी ब्लेम गेम। इंटरनेशनल सबमिट होते हैं, इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंटल एजेंसीज हैं उनकी वो सबमिट कराती हैं, जिसमें बड़े बड़े कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया वगैरह, इन सब की मीटिंग्स होती हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज के। लेकिन वहां उन मीटिंग्स में जनरली क्या होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को ब्लेम करते हैं, जैसे इंडिया को ब्लेम करते हैं या और दूसरे कंट्रीज को ब्लेम करते हैं कि यू आर द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द पॉल्यूशन, ऑल काइंड ऑफ पॉल्यूशन, तो आप जो पॉल्यूशन लेवल को कम करिएगा। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो सारे कंट्रीज इस जो पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन इनके कंक्लूजन में एक ही निकलता है कि ये कंट्रीज दूसरों को ब्लेम करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ ऑल द कंट्रीज आर कॉजिंग एंड फर्दरिंग द डैमेज टू द एनवायरमेंट इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। दूसरा एक इंपॉर्टेंट इश्यू आता है कि जनरली डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं, तो वो वहां की सरकारें ये कहती हैं कि भाई डेवलपमेंट को हम नहीं रोक सकते, और इन्वायरमेंट के नाम पर हम डेवलपमेंट को नहीं रोक सकते। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमको करना ही पड़ेगा और दूसरी चीजें लानी पड़ेंगी, फैक्ट्री लानी ही पड़ेंगी। लेकिन क्या हम इस तरह का कोई मॉडल अभी तक इस तरह से डेवलप कर पाए हैं कि जिसमें इन्वायरमेंट प्लस डेवलपमेंट जो साथ साथ चल सके? तो इसको अगर हम लेके चले और उसके स्ट्रिक्ट जो है
उसका एग्जीक्यूशन हो जिसमें इन्वायरमेंट टॉप पर हो, उसको सेफ रखने का साथ साथ डेवलपमेंट का भी एक मॉडल हो। लेकिन हमें नहीं लगता कि अभी हम ऐसा कोई मॉडल डेवलप कर पाए हैं, और हमने जो टॉप प्रायोरिटी दी है वो डेवलपमेंट को दी है, और इन्वायरमेंट हमारे बैकड्रॉप में चला जाता है। रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डैमेज, एयर पोल्यूशन इन मेगा सिटीज, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ, पीपल आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसीज। आप जैसे अपनी कंट्री में अगर दिखा के देखें कि इंडिया में दिल्ली है, आगरा है, चेन्नई है या कानपुर है, ये सिटीज अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि वहां पर सांस लेना मुश्किल हो गया है, और गवर्नमेंट कई बार एक कॉस्मेटिक स्टेप्स उठाती है कि साहब ऑड एंड इवन की का जो व्हीकल्स है उसकी योजना चलाई गई, एक दिन ऑड नंबर की व्हीकल्स चलेंगे, दूसरे दिन इवन नंबर की, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। और वहाँ इतना सीरियस कंडीशन है कि सांस लेना दूभर है और सांस रेस्पिरेटरी डिसीज है वो हो रही है। इसी तरह से वाटर पोल्यूशन है, रिवर एंड ड्रिंकिंग वाटर हैज रीच्ड टू द डेंजरस लेवल ऑफ पोल्यूशन कॉजिंग वाटर बॉर्न डिसीज। जैसे हमारी ज्यादातर नदियां, इंडिया की अगर अपन बात करें तो हम पाएंगे कि हमारी ज्यादातर रिवर्स हैं उनको हमने पॉल्यूट कर दिया, जिनको हम माँ कहते थे। लेकिन माँ की जो हमको अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, जो कि हमको सपोर्ट करती है, जिसमें हमें लाइफ लाइन है, ये रिवर जो है इंडिया की, जितने भी रिवर्स हैं उनको हमने पूरी तरह से पॉल्यूट कर दिया। जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है वो सारा अपना वेस्टेज है वो इन रिवर्स में डाल रहे हैं, और जो ड्रिंकिंग वाटर है वो सीरियस लेवल पे पहुंच गया है, डेंजरस लेवल पे पहुंच गया है, और उससे वाटर बॉर्न बहुत सारी डिसीज हो रही है। तो ये वाटर पॉल्यूशन भी एक बहुत सीरियस समस्या है जिसको टैकल किसी भी गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं हो रहा है, और इंडिया में इसमें अरबों रुपया इस पर पिछले 40 साल में खर्च किया जा चुका है, लेकिन अभी इसका कोई कहीं भी मुझे एक भी रिवर ऐसी नजर नहीं आती है कि जो एक बहुत ही साफ और सुथरी हो और स्वच्छ हो, जिसका पानी एकदम आप पी सकें। एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर हैज डिप्लीटेड द वाटर टेबल, और वाटर का जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर का जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो वाटर टेबल है वो बहुत ही सीरियस लेवल पर नीचे जा चुकी है। कई जगह तो ये 1000 फीट, 500 फीट, 600 फीट तक चली गई, और वहां से वाटर निकालना मुश्किल हो रहा है। हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, और लगातार वाटर का हम एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। ये भी भविष्य में कुछ जो थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो वाटर के लिए होगा। Result of environmental damage, several other kind of problems pertaining to environmental pollution has arisen। और भी दूसरी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो environmental pollution के कारण हो रही हैं, और सिर्फ ये इसका मेन कारण यही है कि मनुष्य या ह्यूमन वो ये सोचता है कि इन्वायरमेंट की जितनी भी सारी चीजें हैं वो मेरे लिए है, और जितने भी रिसोर्सेज हैं इन्वायरमेंट के वो सब मेरे लिए हैं, तो उसका वो एक्सेसिव दोहन कर रहा है, एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। हम अगर नहीं चेते तो ये हमें एक सीरियस हमारे खुद के एग्जिस्टेंस के लिए खतरा हो जाएगा। एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट टू स्टोर द हेल्दी एनवायरनमेंट, देयर आर नो सीरियस एफर्ट्स बीइंग मेड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप एनालिसिस करें, इंटरनेशनली एनालिसिस करें, तो सीरियस एफर्ट्स अभी तक इन्वायरमेंट के लिए नहीं किए जा रहे हैं। रूल्स लॉज जरूर बना दिए गए हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। और इन्वायरमेंट किसी एक कंट्री की समस्या नहीं है, इट इज ए इंटरनेशनल प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी बाउंड्री बांट ली तो ये समस्या हमारे कंट्री में ही लिमिट हो गई या दूसरे कंट्री में ही रहेगी वो समस्या। आप पूरी सरहदों को तो बांट सकते हैं, लेकिन पूरे वातावरण को नहीं बांट सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू। सो वी हैव टू सी दैट कि जो कलेक्टिव एफर्ट्स है पूरे वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं और आम सिटीजन जो है उसको भी मिलके सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तब हम जो है इस प्रॉब्लम का एक वर्केबल सॉल्यूशन और जो एक विजिबल सॉल्यूशन है उसको कर पाएंगे। ओनली ब्लेम गेम इज बाई प्लेड बाई डिफरेंट गवर्नमेंट, यानी जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया कि खाली जो ब्लेम गेम है वो खेला जा रहा है कि भाई ये मेरी समस्या नहीं है, ये आपका कंट्री कर रहा है, या ये वाला स्टेट कर रहा है, या वो वाला स्टेट कर रहा है। विद इन द कंट्री क्या है, स्टेट्स एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, और सिटी के अंदर एक दूसरी एजेंसी एक दूसरे को ब्लेम कर रही है। तो we have to do something concrete, then only we can find the solution. India's environment state is worst। अगर इंडिया की जो environmental state है वो बहुत ज्यादा खराब है और हमें इस दिशा में काम करना होगा। Its cities top in the world ranking of most polluted cities। जब वर्ल्ड रैंकिंग निकाली जाती है और हमारे सिटीज की रैंकिंग अगर देखें तो वो वर्ल्ड के सबसे टॉप मोस्ट जो लिस्ट है
उसमें उनका स्थान आता है कि ये वर्ल्ड के टॉप, जिसे कहना चाहिए मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज हैं, जैसे दिल्ली है, आगरा है, और ये सिटीज इनके नाम आप फ्रीक्वेंटली यू कैन सी एवरी ईयर। कोविड-19 इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कोविड-19 का यहाँ पर क्या जिक्र आ गया। कोविड-19 हैज, इसका मैं आपको जस्टिफाई करता हूँ। कोविड-19 हैज कॉज्ड द मैसिव डैमेज टू द ह्यूमन लाइफ इन टर्म्स डेथ, सीरियस सिकनेस एंड इकोनॉमिक लॉस। जैसे पिछले आप 8-10 महीने से देख रहे हैं कि कोविड-19 की सिचुएशन से जो ये वायरस है उससे पूरा जो पूरा वर्ल्ड है वो ग्रस्त है ना, सफर कर रहा है, और पूरा वर्ल्ड जो है एक तरह से स्टैंड स्टिल कंडीशन में आ गया है, बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो गया। कई ज्यादातर कंट्रीज में लॉकडाउन की सिचुएशन रही, जिससे कि और पूरे विश्व में लाखों लोग मारे गए और बहुत से लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, लाखों लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं हर कंट्री में। जैसे इंडिया में ही ये करीब करीब आंकड़ा जो है 1 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, जैसे 1 करोड़ लोग बीमार हो चुके हैं और उसमें ज्यादातर लोग शहीद भी हो गए, और इससे इकोनॉमिक लॉस भी काफी हुआ है। अब ये बात तो सारी नेगेटिव हुई, लेकिन बट द हेल्दी एनवायरनमेंट वाज रिस्टोर्ड ड्यू टू प्रोलॉन्ग लॉकडाउन पीरियड। लेकिन आपने अखबारों में भी ये पढ़ा होगा और इंडिया में भी ये पढ़ा होगा कि जब ये लॉकडाउन पीरियड चला, खास तौर से मार्च से लेके और जून के बीच में जब ये लॉकडाउन पीरियड चला, लॉकडाउन का मतलब जब पूरा सारे एस्टेब्लिशमेंट बंद कर दिए, हम लोग सारे कन्फाइंड हो गए घर में, तो उस पीरियड के दौरान जो हमारा इन्वायरमेंट था उसका ये भी एस्पेक्ट था, वो काफी स्वच्छ हो गया। एयर वॉज वेरी क्लीन, और नदियां भी वो भी काफी स्वच्छ हो गई क्योंकि सारी इंडस्ट्री बंद हो गई। एयर बिकेम क्लीन, वाटर पोल्यूशन ऑल्सो रिड्यूस टू दिस सिग्निफिकेंटली इन इंडिया, यानी पानी भी बहुत स्वच्छ हो गया, एयर क्लीन हो गई, ये सारी चीजें, इसका ये दूसरा एस्पेक्ट था कोविड। अब इसका एस्पेक्ट ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ह्यूमन एक्टिविटीज थी जो हम करते थे, इंडस्ट्री से जो पॉल्यूशन फैलता था और ट्रैफिक था वो पूरी तरह से रुक गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पॉल्यूशन लेवल बहुत नीचे आ गया और बड़ा क्लीन एनवायरनमेंट हो गया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोविड-19 की सिचुएशन चलनी चाहिए, कोविड-19 जो है प्रोलॉन्ग करना चाहिए। ये नेचर आपको सिग्नल दे रही थी, नेचर आपको सिग्नल दे रही थी कि यू हैव टू रेक्टिफाई योरसेल्फ, आपको अपने को सुधारना है। ये तो हम तो ये चाहते हैं कि कोविड-19 की सिचुएशन सारी सरकारें और विश्व के जितने भी देश हैं इससे निजात पा जाए, वैक्सीन आए और सबको लग जाए। लेकिन दिस इज ऑल्सो ए सिग्नल टू दी वर्ल्ड पीपुल, जो भी संसार के जितने लोग हैं उनको एक सिग्नल भी है कि भाई आप सिंपली मनी मेकिंग और डेवलपमेंट के नाम पर जो एनवायरनमेंट को डैमेज पहुंचा रहे हैं उसको जो है नहीं डैमेज पहुंचाएं, और आप जितनी आपकी नीड है ग्रीड में न जाएं, जितनी, जैसे महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जितनी आपकी नीड है उसके लिए काम करें। यदि आप ग्रीड में जाएंगे तो पूरे एनवायरमेंटल जो स्टेट है वर्ल्ड की उसको आप डैमेज कर देंगे। व्हाट कैन बी डन टू रिस्टोर दी हेल्थी एनवायरनमेंट? क्या किया जा सकता है एक अच्छे एनवायरनमेंट को? ये सब बहुत डिबेट हुई है, सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट डिस्कस किए हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी डिस्कस किया है। लेकिन एक्चुअल में क्या करना चाहिए? वी हैव टू लर्न टू लिव विद नेचर अलॉन्ग विद अदर क्रिएचर ऑफ नेचर, यानी हमको नेचर के साथ रहना सीखना पड़ेगा, है ना। और हमको ये भी सीखना पड़ेगा कि नेचर के दूसरे जो क्रिएचर हैं, दूसरे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, हम उनको उनके साथ रहना है। डेवलपमेंट एंड नर्चरिंग द नेचर शुड गो इन हैंड। इसका मतलब ये हुआ है कि डेवलपमेंट ऐसे, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम डेवलपमेंट को रोक दें, और डेवलपमेंट और नर्चरिंग द नेचर यानी नेचर का पोषण करना, नेचर को हेल्दी रखना, ये हमको साथ साथ करना पड़ेगा और उसको टॉप पे रखना पड़ेगा कि हमारे एनवायरनमेंट को कोई डैमेज ना पहुंचे। वी शुड स्टॉप प्लेइंग गॉड इफ यू वांट टू सेव ह्यूमैनिटी एंड दिस प्लेनेट। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि मनुष्य में ये कॉम्प्लेक्स आ गया है कि वी आर गॉड, हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, एनिमल्स को वो कुछ नहीं समझ रहा, प्लांट्स को कुछ नहीं समझ रहा, और उनको भी हम जेनेटिक मैनिपुलेशन और दूसरी चीजों से चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको ये कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया है कि वी आर गॉड, हम कुछ भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमने जो डाउन टू अर्थ अप्रोच है, जो हमारे ऋषि मुनि उसको फील करते थे, नेचर की वर्शिप करते थे, वो सब हम जो है भूल चुके हैं। तो वी शुड स्टॉप प्लेइंग गॉड और हमको
एक हेल्दी मैनर में इस प्लेनेट में रहना है। थैंक यू वेरी मच।